स्वागत है आप सभी लोगों का पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के एनालिसिस में। जैसा कि कल 22 दिसंबर को आप लोगों का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और अगर हम पीसीएस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये गत वर्षों की जितना आसान तो नहीं था। हाँ, हम इसको मॉडरेट टू हाई लेवल में हम इसको काउंट कर सकते हैं। बट अब जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, पैटर्न चेंज हुआ या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए, जो लोग भी हमारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग तो जानते होंगे कि पैटर्न हमेशा से यूपीएससी का ऐसा रहा है। तो अगर आपका पीसीएस भी उसी पैटर्न पे जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से तैयार करना की आवश्यकता नहीं है, जो शिकायत ज़्यादातर पहले के स्टूडेंट्स में रहती थी कि यूपीएससी का स्तर, यूपीएससी के प्रश्न और पीसीएस का स्तर और पीसीएस के प्रश्नों के लिए बहुत अलग तैयारी की आवश्यकता होती है। अब आपको लगभग सेम तैयारी करने की आवश्यकता होगी। चलिए, अब जो आज हम एनालिसिस करेंगे वो रहेगा सिर्फ हिस्ट्री का। अब एनालिसिस हिस्ट्री का इन द सेंस 150 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हिस्ट्री के आए थे, ज्योग्राफी के आए थे, करंट अफेयर्स के आए थे, पॉलिटी के आए थे। पूरे पेपर को एक बार डिस्कस ना कर हम लोग सेक्शन वाइज इनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग एक बार उनका हम आंसर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। जो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया था 37 नंबर का क्वेश्चन, ये अलग अलग सेट्स में अलग अलग ऑप्शन भी चेंज हुआ है, तो आप लोगों के सेट्स में आप वही ऑप्शन मत टिक कर लेना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ए सही किंतु आर गलत है, तो किसी और के सेट में ये डी ऑप्शन में होगा और किसी और के सेट में ये सी ऑप्शन में होगा। तो प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों के आंसर को दिमाग से करिएगा। ठीक है। प्रश्न ये था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनको ऐसा लगता था कि ये भारत में मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण करके जाएंगे, तो ये एकदम करेक्ट है। उनकी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि वो अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थे। दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग के जो नेशनलिस्ट थे हमारे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, उन्हें ये लगता था कि अंग्रेज हैं तो क्या बुरा है। तो इसीलिए इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। ये बाय मिस्टेक ए के नीचे डॉट लग गई है, डोंट वरी, आंसर इज बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और किसके बारे में था वो? ए जे आर्क बोल्ट के बारे में था। अब ये बहुत ही दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन था और इसमें जो चार ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो है ए। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द मोयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद। बाकी सब तो लग रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है कि ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ढाका, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर। बट मोयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद इसका जिक्र बहुत कहीं नहीं मिला है। बट लेट्स सी आयोग इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर देता है। तो जो मैं यहाँ आज आपको करा रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर्स नहीं है और मैं ऑफिशियल हो भी नहीं सकती। मैं अपनी समझ से जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो करा रही हूँ। बाकी लेट्स वेट फॉर दी ऑफिशियल आंसर की टू कम एंड आयोग किसका आंसर कौन सा मानता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 39। 39 क्वेश्चन थे। 39 क्वेश्चन का था कि इनको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। जितने भी आपको ये चार दिए हैं इंसिडेंट्स, उनको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। अगर आप करेक्ट क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपका जो, ठीक है ऐसे ज़्यादा दिखेगा, तो आपकी जो वेल्लोर की म्यूटनी हुई थी, यानी कि वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका 1805 में। 1805 में। और उसके बाद नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1800 में। फिर आपकी वेलेजली को जो वापस बुलाया गया था वो था 1806 में। और आपका नेपाल का युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 में। तो अगर आप उस हिसाब से इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करेंगे तो जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो रहेगा सी 2314। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था कि आपके सामने कुछ विद्रोह दिए थे और उसके साथ आपको दिए हुए थे कुछ नेतृत्वकर्ता। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो मैच किया जा सकता है वो है ये कि बरेली का विद्रोह किसने किया था? बरेली का विद्रोह किया था मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने। अगर आप देखोगे मुफ्ती मोहम्मद एवाज बी में 3 मैच करके, तो बी में 3 एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको और वो कौन सा है? सी। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन था फिर अगला आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड, मतलब प्रारंभिक व्यापार, प्राचीन व्यापार के बारे में आपको बात करनी है। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे लोथल का नाम आपने सुना होगा, ये तो बिल्कुल आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का आ गया, बट आपने वहाँ पे भी डॉकयार्ड्स का नाम सुना है, यानी कि प्राचीन काल से ही, बल्कि पूरा प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बंदरगाह और यातायात के गोदाम भी थे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आ जाइए आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 74। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत विचित्र क्वेश्चन था ये। जितना आसान लग रहा था कि इसको मैच कर ले जाएंगे, उतना आसान था नहीं ये मैच कर पाना। अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले जो थे वो थे हेमंत सेन, उसके बाद जो आए थे वो थे विजय सेन, उसके बाद जो आपके आए थे वो थे आपके बल्लाल सेन, और अंत में जो आए थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। तो आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी बनेगी वो बनेगी 3 4 1 2, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। आइए प्रश्न नंबर 75 75 पे दिया हुआ है कि बैरम खान के बारे में आपको कुछ बताना है। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप में से किसी ने जोधा अकबर वाला सीरियल देखा है तो आपने ये चीज़ देखी होगी उसमें। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय दी गई, बिल्कुल भी नहीं। बैरम खान को बचपन से ही खाने खाना कहा जाता था। इसका मतलब होता है कि ऑप्शन सिर्फ एक करेक्ट होगा, जो होगा कौन सा आपका बी, सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, फिर से आ गई आपकी क्रोनोलॉजी। ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्नों ने बहुत बहुत ज़्यादा सताया है छात्रों को, और आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे होंगे। अगर हम क्रोनोलॉजी की यहाँ पर बात करें तो इसमें जो सबसे पहले थे वो तो बालाजी विश्वनाथ, आपको पता है। और बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। बाजीराव की तलवार, बाजीराव की आँख, वो ना मूवी याद होगी आप लोगों को, सब लोगों को। बाजीराव मस्तानी, बिल्कुल वही बालाजी बाजीराव। फिर इनके बाद जो आएंगे आपके, इनके बाद जो आपके हाँ, सॉरी, बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। और उसके बाद आप अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको जो 4 2 से मैच कर रहा है, वो है 4 2 3 1। तो अगर आपको एक का भी नाम पता है सीक्वेंस में तो आप करेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। तो 76 का जो है वो आंसर रहेगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, प्रश्न है 110। सॉरी, ये प्रश्न इनकम्प्लीट यहाँ पर दिख रहा है, बट मैं आपको फिर भी ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन कथनों को पढ़िए। कथनों को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा था कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका गठन जो हुआ था वो आपका जनवरी 1934 में हुआ था। जनवरी 1934। और समाजवाद से सहानुभूति होने के औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू हो गए और भी इस तरीके के आपके जो सोशलिस्ट नेता हैं वो सब इस दल में शामिल हुए थे। परंतु दिक्कत कहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं कितना तगड़ा ग्लिच खेला है इन्होंने। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का आपका गठन हुआ था, या यूं कहिए कि उसका फॉर्मेशन हुआ था। परंतु यहाँ पर देखकर सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि 1934 था, चलो टिक कर देते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? जनवरी। जनवरी के अंदर कतई नहीं हुआ था, बल्कि अक्टूबर में हुआ था। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 हो जाता है गलत और स्टेटमेंट 2 हो जाता है करेक्ट, यानी कि ऑप्शन में आप देख लेना ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि इस सेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से आ गया आपका क्रोनोलॉजी। अगर आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी की बात करेंगे 111वें नंबर के प्रश्न पर, तो ये बहुत डाउटफुल प्रश्न है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी 1602 के आसपास ही हुई हैं। अब 1602 में भी महीने अलग अलग हैं बस, तो वो एक एक महीने का गैप इन्होंने दिया। आप देख रहे हैं कहाँ खेल रहे हैं, ये वर्षों पे नहीं खेल रहे, ये महीनों पर जा रहे हैं। अब ये एक ही साल में 8 10 इंसिडेंसेस उठा के उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करवाएंगे, यानी कि अभी तक जो हम सोचते थे हिस्ट्री में सिर्फ हमको ईयर्स याद करने हैं, अब हमको मंथ्स भी याद करने पड़ेंगे, अब हमको डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी। आपने देखा ना कितने सारे प्रश्न आए थे कि वर्ल्ड टोबैको डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इन सबको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं अब इन्होंने। अच्छा, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B2314, यानी कि पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई, फिर फैजी की मृत्यु हुई, उसके बाद अबुल फजल की मृत्यु और फिर दनियाल की मृत्यु हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डाउटफुल सिचुएशन में 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से देखिए आ गया वही क्रोनोलॉजी, अगेन क्रोनोलॉजी आ गई। अब फिर से अगर हम इस क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो आपको इतना तो पता है कि पहले कांग्रेस के मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया था। अब हमको 2 ऑप्शन मिल गए, 4 और 4 ये वाला। चलो अब इसमें आगे कर जाते हैं। उसके बाद हुआ था आपका क्या? रामगढ़ का कांग्रेस का सेशन। फिर कौन आया था? लिनलिथगो का अगस्त का प्रस्ताव, और फिर आया था अंत में आपका क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन, यानी कि इस हिसाब से तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट बैठता है। चलिए आ जाइए प्रश्न
विचित्र प्रश्न था। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इन किताबों के नाम भी ना सुने हों, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम हिंदू पॉलिटी की बात करें तो हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं केपी जायसवाल। इसके बाद अगर हम बात करें आपके द वंडर दैट हैज़ इंडिया, इसके लेखक हैं आपके एल बाशम। फिर अगर हम बात करें आपके इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके है डी कोसाम्बी। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इसके है विंसेंट आर्थर स्मिथ, मतलब विंसेंट स्मिथ जो हैं वो। इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। आ जाइए प्रश्न संख्या 129 पे। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 जो है वो जस्टिस पार्टी के ऊपर बनाई गई थी। इन्होंने कहा था कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के अंदर तो सिर्फ ब्राह्मण्स का ही बोलबाला है। और उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए भी मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के तहत, जैसे मुसलमानों को एक अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने उसकी मांग करी। ये बात बिल्कुल सही है जस्टिस पार्टी के बारे में, इसलिए दोनों, एक और दो, दोनों सही हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। 130वां प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में दिया गया। बिल्कुल सही है। 1927 में। अच्छा, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मंथ नहीं पूछा गया है, वरना यहाँ पर भी क्या पता, अब तो हमें मंथ में भी डाउट होने लग गया है कि ये मंथ्स में भी गड़बड़ कर रहे होंगे। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही रहकर काम करना, जिसमें अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी आम जनता का संगठन बनाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो वर्कर एंड पेजेंट्स पार्टी हो, ये सब कांग्रेस के अंतर्गत रहकर ही काम कर रहे थे। तो एक्चुअली सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और दो, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है आप लोगों का 131वां प्रश्न। फिर से आ गया आपका क्रोनोलॉजी में अरेंज करना। ये तो 132 पर आ गए हम। एक सेकेंड। ये आ गया आपका 131वां प्रश्न। 131वें प्रश्न में आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। फिर से आप लोगों को चार चीज़ें दे दी गई हैं और इनको आपको क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजी में मैच करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो सबसे पहला बना था वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पहले ये बना था। उसके बाद जो बना था वो बना था इंडियन सोसाइटी। फिर जो बना था आपका वो था नेशनल इंडियन एसोसिएशन। और अंत में जो बना था वो था आपका इंडियन एसोसिएशन। तो जिस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बनता है आपका 1324, ये रहा 1324। ये बन गया आपका 1324 राइट आंसर। फिर से आ गया आपके सामने एक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, जिसे आप रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ द कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और अराइवल ऑफ ए यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। आप ज़रा ध्यान लगा के देखेंगे तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सारे के सारे 1946 के सारे इवेंट्स हैं। अगेन इनमें जो खेला गया है वो किन पे, महीनों पे, मंथ्स में, सब अलग अलग मंथ्स के हैं और मंथ्स को अब अरेंज करना है हमको। अगर आप उस हिसाब से देखोगे, मंथ्स को अरेंज करें, तो आपको पता है कि सबसे पहले ब्रिटिश का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत में आया था और फिर हुई थी आपकी शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। उसके बाद जो हुआ था आपका वो था कैबिनेट मिशन की घोषणा और अंत में बनी थी आपकी अंतरिम सरकार का गठन। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है वो है आपका ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं 147 प्रश्न पर। 147 प्रश्न में दिया हुआ है एज ऑफ कंसेंट बिल एक्ट 1981। हाँ, ये तो हमने देखिए कितनी बार ही पढ़ा है कि बहराम जी मालाबारी जो कि एक पारसी रिफॉर्मर थे बॉम्बे के, उन्होंने ही इस लेजिस्लेशन के लिए बहुत ज़्यादा वकालत की थी, बहराम जी मालाबारी। लेकिन जो एक थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है वो ये है कि बाल गंगाधर तिलक, यही तो सबसे बड़ा कैच था आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको सपोर्ट किया। नहीं भाई, बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को सपोर्ट नहीं किया था। उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली वन। हमको लगता है कि इन्होंने किया तो ये भी कर रहे होंगे। नहीं, आप थोड़ा बहुत ध्यान से अगर आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा तो ये उसके सपोर्ट में नहीं थे, तिलक जी उसके सपोर्ट में नहीं थे। चलिए अब आ जाइए 148 प्रश्न पर। 148 प्रश्न मराठों पर है। शिवाजी के बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों करना पड़ा था? ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे, बल्कि बीजापुर के सामंत बनकर रहना चाहते थे। ये बिल्कुल सही है। और इसी रीज़न से तो इनका सामना करना पड़ा था। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर वो ये होगा कि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। लेकिन
हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा-सा डाउटफुल रहेगा हमको कि दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से तो हम देखेंगे इसके लिए आयोग कौन-सा वाला आंसर जो है वो मेंशन करता है, क्योंकि यहाँ पे बीजापुर के सामंत का मेंशन किया हुआ है। अब क्या ये बात सत्य है कि वो बीजापुर के सामंत बन के रहना चाहते थे या क्या करना चाहते थे स्वतंत्र मराठा राज्य के लिए देशमुख? सो लेट्स वेट फॉर दिस आंसर। अब आ जाइए आपके लास्ट प्रश्न पर, और लास्ट प्रश्न, अरे ये तो बहुचर्चित, काफ़ी बार पढ़ा हुआ, अशोक के ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलवाद, सॉरी फॉर द ब्रेक, अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो राहुलवाद सूत्र से ली गई है, बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन उन्होंने दिया है कि उन्होंने अपने 14वें वर्ष में, 14वें वर्ष राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। क्या ये सही है? नहीं, आपने ये शिलालेख में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने 12th ईयर ऑफ कोरोनेशन में, मतलब राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में इसको किया था, तो जिसके कारण आपका दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और सिर्फ एक यानी कि केवल वन जो है आपका वो करेक्ट रहेगा। अब इसी प्रकार से ये थे हमारे सारे वो प्रश्न जो कि हमारे हिस्ट्री में हमने कवर किए। अब आगे आप जितने भी देखेंगे प्रश्न, अब हम अगली जो सीरीज़ लेकर आएंगे आपके लिए वो रहेंगे आपके, हो सकता है पॉलिटी के या फिर हो सकता है कि ज्योग्राफी के लाया जाए। तो आप देखिएगा, और कहीं पर आपको अगर मुझसे मतभेद हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मैसेज करिएगा। बाकी दिस इज़ एब्सोल्युटली एन अनऑफिशियल पर्सनली डिसाइडेड आंसर्स, इनको आप अपने फाइनल आंसर्स मत मानना, फाइनल आंसर्स वही होंगे जो कि आपको आयोग देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।